नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं लाइव करनाल। और लाइव करनाल के ऊपर आपने बहुत सारे कॉन्टेस्ट, कंपटीशन सब कुछ बहुत दिनों से देख रहे हैं। और आज मैं आया हूं श्री हरि हॉस्पिटल में डॉक्टर गुरमीत सिंह जी के पास, जो कि बच्चों के लिए बहुत स्पेशलिस्ट हैं। और क्रिटिकल जो सिचुएशंस होती है जब छोटे बच्चों की, तो सबसे ज़्यादा इनको ही याद किया जाता है। तो आज इनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे और इनसे जानेंगे कि बच्चों के लिए कोरोना का क्या प्रभाव अभी आने वाला है। जैसे कि मौसम का बदलाव अभी हम देख रहे हैं, तो उस परिस्थिति में बच्चों को कैसे कैसे सिचुएशन से डील करने के लिए मदर्स को बेसिकली क्या ध्यान रखना है, तो वो सारे सवाल हम इनसे जानेंगे। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस फेसबुक के चैनल पे। और हम जानना चाहेंगे कि कोरोना का जो प्रभाव चल रहा है उस पर कुछ करिए। करनाल वासियों को मेरा नमस्कार। कोरोना के केसेस अप्रैल और मई के अंदर तो बहुत ज़्यादा थे, बेड्स अवेलेबल नहीं थे। केसेस अब कम हो रहे हैं। जो कोरोना की ये सेकंड वेव आई थी वो ज़्यादातर बड़े लोगों के अंदर थी, उसमें बच्चों कम इन्वॉल्व थे और अडल्ट्स ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अब धीरे धीरे केसेस कम हो गए हैं, उसका मल्टीपल लेवल पे काम किया है गवर्नमेंट ने, हमने सबने मिलके, तो उससे कम हो रहे हैं। अभी बेड की अवेलेबिलिटी या मेडिसिन की शॉर्टेज वो नहीं है। अप्रैल और मई के मुकाबले तो अभी बहुत ही कम केसेस हैं। रही बात सेकेंड वेव में, पीडियाट्रिक केसेस बच्चे बहुत कम इन्वॉल्व हुए थे। प्रोबेबली उनका रीज़न मल्टीपल हो सकता है कि बच्चे घर पे ज़्यादा रहते थे, स्कूल बंद थे, बच्चों में लड़ने की पावर शायद कोरोना से ज़्यादा थी। मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों में केसेस कम थे। पर अभी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बड़े सारे पंडित जो डॉक्टर्स हैं, जिसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि नेक्स्ट वेव ऐसा हो सकता है कि वो बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करे। तो वो प्रेडिक्टेड है एंड मे बी इन 2 to 3 मंथ। जैसा कि कहा जा रहा है कि अभी एक और नया कोरोना का सिम्टम आने वाला है कि डेल्टा के नाम से है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, कोरोना एक ऐसा वायरस है जो म्यूटेट होता रहता है। हम इसको डिफरेंट नाम देते रहते हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा। जब भी म्यूटेट होगा हम उसको डिफरेंट नेम दे देते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जो नया म्यूटेट होता है वो जो लोग इम्यून नहीं होते हैं, और इसमें जैसे हमने फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में भी देखा था, म्यूटेशन के बाद विरुलेंस बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि बीमारी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जब बीमारी आती है उसकी सीवियरिटी भी ज़्यादा होती है। तो जब भी म्यूटेट करता है, बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि म्यूटेट करने के बाद उसकी सीवियरिटी कम हो गई हो, पर वो बढ़ जाती है। और म्यूटेट करने के बाद ये और ज़्यादा घातक रूप ले लेता है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है, और अगर किसी को बीमारी हो भी जाती है तो उसमें बीमारी के लक्षण जो हैं या सीवियरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी डेल्टा के बारे में भी प्रिडिक्ट हो रहा है कि डेल्टा जो ये आ रहा है, हो सकता है ये, क्योंकि अब तक बच्चे बचे हुए थे, किड्स बचे हुए थे, तो हो सकता है उनको ज़्यादा इफेक्ट करे, और एक बार किड्स में आ गया तो इट विल बी अ हॉरिबल डिजीज़ जिसको मैनेज करना आई थिंक बहुत मुश्किल रहेगा। ना ही आए तो अच्छा है, अगर उसको हम प्रिवेंट कर ले तो ही अच्छा है। अभी देखा जा रहा है बाज़ारों में भी, बाहर भी, घर में शादी विवाह सब कुछ एक स्थगित रूप से रुक गया था पहले, लेकिन अब सब कुछ अपने एक पटरी पर आ रहा है। तो अब फिर भी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन चीज़ों को समझे, और बच्चे अगर ऐसे हालात, हम यही उम्मीद करते हैं कि ना आए, अगर फिर भी हमें सामना करना पड़ता है तो किस तरह से उसका ध्यान रखें बच्चों के लिए। हमने ना कोविड में ना एक्चुअली हमने ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में एक चीज़ सीखी है। हमने जब फर्स्ट वेव आई थी तब हमने देखा था कि हमने जैसे ही कुछ केसेस आए इमीडिएटली लॉकडाउन हो गया। उससे क्या हुआ, जो पीक आनी थी वो फ्लैटन हो गई थी। केसेस बढ़े थे लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़े थे, और इन द मीन टाइम हमने हेल्थ सिस्टम को प्रॉपर इम्प्रूव करके, फैसिलिटी बढ़ा के, मेडिसिन बढ़ा के, जो भी उसके लिए ज़रूरत का सामान है या स्टाफ है वो अरेंज कर लिया था, और उतने हम इसको आराम से मैनेज कर पाए थे। अब सेकंड वेव में भी हमने देखा कि, लेकिन हम लॉकडाउन शायद मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि जो लॉकडाउन हमने ये सोचा था कि फर्स्ट वेव की तरह ये बहुत ज़्यादा नहीं फैलेगा, लेकिन वो लॉकडाउन नहीं लगा और उसकी वजह से केसेस बढ़ भी गए, मास गैदरिंग भी होती रही, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो रही थी फिर भी।
तो इसमें मेजर है कि गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन सबसे इफ़ेक्टिव टूल है कोविड को प्रिवेंट करने का। दूसरा, हम मास्क यूज़ करते हैं, उसका बड़ा रोल है, क्योंकि मास्क के दो फायदे हैं। एक, हम खुद बीमारी को नहीं लेते। दूसरा, अगर हमारे बीमारी होती भी है तो हम उसको कम स्प्रेड करते हैं, ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं करते। तो इसका बड़ा अच्छा रोल है मास्क का। तीसरा, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर्स, उनका तो रोल है ही, हम सबको पता ही है। आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, जब हालांकि देखा जाता है आपके पास सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल कंडीशन में बच्चे आते हैं, तो अभी पिछले दिनों में काफ़ी बच्चे आपके पास आए जो कई बार नवजात बच्चों से रिलेटेड, जो कि कोविड के कहीं वो इफ़ेक्टिव हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों में अभी तो उतने केसेस नहीं आए हैं, पर पोस्ट कोविड बच्चों में एक बीमारी देखने को मिला कि इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, जिसमें पोस्ट कोविड इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम भी बोल सकते हैं या मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। ये उन बच्चों में है जिसमें 10 दिन, 15 दिन, 2, 3, 4 हफ्ते पहले कोविड हुआ था, या वो कोविड ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को या किसी फैमिली मेम्बर को कोविड था, दैट मीन्स वो एक्सपोज थे कोविड वायरस से। उनमें एक अजीब सी बीमारी देखने को मिलती है कि फीवर आता है, फीवर 3 से 5 दिन, मोर देन 3 डेज हाई ग्रेड फीवर आता है, एंड ग्रेजुअली वो पूरे बाकी सिस्टम्स को इन्वॉल्व, किसी का हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, किसी की किडनी इन्वॉल्व हो जाती है, मल्टीपल सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहा है ये। एंड कुछ बच्चे तो इतने सीरियस हो जाते हैं कि वो हमारे को टाइम ही नहीं देते कि हम उनको ट्रीट कर सकें या बचाने के लिए कुछ कर सकते। तो इस टाइम जो फीवर आ रहा है उसको हल्के में बिल्कुल ना लें। जब भी फीवर आता है, अपने आसपास जो भी आपका फैमिली फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, उसके पास जाएं और उसको प्रॉपर चेकअप कराएं। और आजकल जो इन्फ्लामेटरी मार्कर हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं CRP, अगर वो टेस्ट एडवाइस करते हैं तो प्लीज़ टाइमली टेस्ट करवाएं, क्योंकि अगर हम बीमारी को टाइमली पकड़ सकते हैं तो जो मोर्टेलिटी या मोर्बिडिटी, जो हमारा नुकसान होना है, शायद उसको हम बचा सकें और कम कर सकें। अभी हर बार देखा जाता है, पिछले 2 वर्षों से या उससे पहले भी हमने देखा है कि सीजनल कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो अभी मौसम में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है, बारिश भी आज से शुरू हो चुकी है जैसा कि हम देख रहे हैं। तो अब जैसे मच्छर भी होने शुरू हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेंगे बच्चों को। मच्छर तो इफ़ेक्ट करते ही हैं। अभी जो एट प्रेजेंट बीमारियां चल रही हैं, एक तो पोस्ट कोविड इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, फीवर के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा, जो इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम के केसेस नहीं है, वैसे भी रूटीन जो वायरल चेंज ऑफ वेदर की वजह से फीवर आ जाता है या वायरल इन्फेक्शन आ जाता है, उसके केसेस काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 वीक्स के अंदर मैंने डायरिया के केसेस बड़े देखे हैं। डायरिया, मल्टीपल वाटरी डायरिया, वॉमिटिंग एंड पेन एब्डोमेन के साथ बड़े सारे केसेस आ रहे हैं, जिनका एक्चुअली हम घर पे भी इलाज कर सकते हैं, जिसको हम उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रोबेबली, मुझे नहीं पता, शायद लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ है लोगों ने बाहर जाना शुरू किया है और बाहर की चीज़ें बच्चों को और खुद भी खाने पीने लगे हैं, बाहर ज़्यादा जा रहे हैं, या फिर हम हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे, उससे बच्चों में डायरिया के केसेस बढ़े हैं। इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, अगर खाते भी हैं तो ऐसी जगह का जहाँ हाइजीनिक है। खाने से पहले हैंड वॉश करें, जो अपना घर का पानी है प्रॉपर हाइजीनिक, यानी बॉइल्ड वाटर पिएं, या फिर आजकल हमारे RO हैं, फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, उसका पानी पिएं। इनका ध्यान रखें। अगर दस्त आ भी जाता है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशन को लें। अगर नहीं भी है, बाहर से ले आएँ ORS, वो नहीं मिलता तो घर में भी बना सकते हैं। नमक चीनी का घोल बना लो, 1 गिलास पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो, 1 चुटकी नमक डाल दो, ORS बन गया। टेस्ट के लिए आप नींबू भी डाल सकते हो कभी कभी। नारियल पानी ORS का काम करता है। दाल पानी, चावल पानी बहुत अच्छा ORS का काम करते हैं। जूस को अवॉइड करना चाहिए ऐसी केसेस में। अगर आपको लगे बच्चा आपका वॉमिटिंग नहीं कर रहा है, लिक्विड प्रॉपर ले रहा है, जितना मोशन पास कर रहा है उतना ओरली ले पा रहा है, तो कोई वरी की बात नहीं, आप घर पे भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, आपको लगता है बच्चा सुस्त पड़ रहा है,
पेशाब यूरिन कम पास कर रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर को जाके ज़रूर मिलें, क्योंकि पानी की कमी के ये लक्षण होते हैं जिसमें हम खुद भी चेक कर सकते हैं। माउथ ड्राई हो जाता है, आंखें संकन आइज बोलते हैं जिसको, कि आंखें अंदर की तरफ धर जाती हैं, पेशाब कम करना शुरू कर देता है। बच्चा शुरू में इरिटेबल होता है, बाद में वो सुस्त पड़ जाता है। अगर ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने आसपास क्लिनिक में जाएं और उसका चेकअप कराएं और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट बनता है वो करवाएं। ठीक है, शुक्रिया सर, आपने बहुत सारी चीज़ें हमें प्रिकॉशन के लिए बताई जिस पर हम ध्यान देंगे और सभी ध्यान देंगे जितने हमारे व्यूवर्स हैं। सबसे यही निवेदन है कि किसी प्रकार के अगर आपको कोई बुखार है या फिर जितने भी सिम्टम्स आपने यहाँ सुने या जो हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं उसको लापरवाही में ना ले। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, अभी जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, लोग परिवार घूमने बाहर निकल रहे हैं, साथ में बच्चे होते हैं वो भी जा रहे हैं, तो खासकर बाहर जब जाते हैं तो क्या ध्यान रखें, क्योंकि मौसम परिवर्तन बहुत होता है वहाँ पर? फिर मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे मास्क आते हैं, बच्चे इतना खुश होकर टॉयज़ की तरह उनको पहन के घूम रहे होते हैं एंड दे फील हैप्पी। दूसरा, हैंड वॉशिंग, अपने पास एक हैंड सैनिटाइज़र रखें, बाहर जाएं बार बार सैनिटाइज करते रहें, हैंड वॉश करते रहें और किसी भी चीज़ को अननेसेसरी छुए ना। गैदरिंग को अवॉइड करें। मान लो हम किसी खाने की शॉप पे भी जाते हैं या दुकान पे जाते हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ कितने सारे लोग गोलगप्पे के पास वहाँ खड़े हो जाते हैं झुंड बना के, और झुंड से बचें। कम से कम दो गज जो दूरी का अपने को स्लोगन मिला हुआ है कि वो मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करें। बच्चों को जितना हो सके अभी तो फ़िलहाल बाहर ना लेके जाएं। अगर किसी को बाहर की चीज़ें कुछ लेनी है तो उसको लें, वापस घर पे आके उसका आनंद लें। बाहर क्यों जाना है हमें, जब हमें पता है कि बाहर कोरोना फैल सकता है तो जाना ही क्यों है। बाकी इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, लोग ज़रूर इसका पालन करेंगे और समय समय पर मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि आपको इस तरह की बातें और डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलवाता रहूँगा। शुक्रिया सर। धन्यवाद।